नमस्कार मित्रों, इस वीडियो लेक्चर में हम विचार करेंगे ऑस्गुड के संचार प्रारूप के ऊपर और उसके विभिन्न पहलुओं पर। लेकिन पहले एक नज़र चार्ल्स ई ऑस्गुड के जीवन एवं उनके कार्यों पर। चार्ल्स ऑस्गुड का जन्म 20 नवंबर 1916 को हुआ और उनकी मृत्यु 15 सितंबर 1991 को। वह एक अमेरिकी मनोविज्ञानी थे एवं इलिनॉइस यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर थे। स्कूल कॉलेज से समय से ही उनकी रुचि समाचार पत्रों एवं पत्रिकाओं में लिखने में थी, लेकिन कॉलेज के अपने दूसरे वर्ष में वह मनोविज्ञान के अध्यापक से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने अपना मन बदल लिया और बाद में स्नातक उपाधि में मनोविज्ञान को उन्होंने अपना एक मेजर सब्जेक्ट के तौर पे लिया। येल यूनिवर्सिटी से पीएचडी के बाद उन्होंने सामाजिक मनोविज्ञान के क्षेत्र में शोधकर्ता के रूप में अपना कैरियर आरंभ किया। वह 1942 से 46 तक येल यूनिवर्सिटी में अनुदेशक यानी कि इंस्ट्रक्टर रहे। उन्होंने 1946 से 47 में अमेरिकी वैज्ञानिक शोध एवं विकास विभाग में कार्य किया तथा लड़ाकू विमान B-29 जो उस समय का प्रसिद्ध फेमस लड़ाकू विमान था, उनके गनर के प्रशिक्षण कार्यक्रम से जुड़े रहे, यानी कि उनको वो मनोवैज्ञानिक प्रशिक्षण देते थे। कनेक्टिकट विश्वविद्यालय में वह 1946 से 1949 तक असिस्टेंट प्रोफेसर रहे। 1949 से 1952 तक एसोसिएट प्रोफेसर तथा उसके बाद मनोविज्ञान एवं संचार विभाग के प्रोफेसर रहे। 1957 में वह इलिनॉइस यूनिवर्सिटी के संचार शोध संस्थान के निदेशक रहे। क्रॉस कल्चर स्टडी, सामाजिक मनोविज्ञान और साइकोलिंग्विस्टिक आदि क्षेत्रों में उनका काफी अहम योगदान रहा। आइए अब हम अवलोकन करते हैं ऑस्गुड के मॉडल के आरेखन का, यानी कि इसके ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन का। इसके मॉडल में दो प्रतिभागी हैं। एक प्रतिभागी जिसको हमने P1 के तौर पे दिखाया है, दूसरा प्रतिभागी P2 है। ये दोनों प्रतिभागी तीन भूमिकाओं का निर्वहन करते हैं अपने संचार की प्रक्रिया में अपनी प्रतिभागिता के दौरान। तो ये तीन अलग अलग भूमिकाएं हैं, एक एनकोडर की, एक इंटरप्रेटर की और एक डिकोडर की। यानी एनकोड करना, इंटरप्रेट यानी कि उसकी व्याख्या करना और उसको किसी संदेश को डिकोड करना। ये तीनों प्राइमरी कार्य, जो प्राथमिक कार्य बताए हैं ऑस्गुड ने दोनों संचारकर्ताओं के। और इसमें फिर एक मैसेज इस तरह से P1 जो है एक मैसेज भेजता है जिसको हमने M1 दिखाया है यहाँ पे, ये P2 को, और P2 उसके रिस्पॉन्स में उसको डिकोड करता है, उसको इंटरप्रेट करता है, उसको फिर दोबारा से एक मैसेज इनकोड करके वो इनकोडेड मैसेज उसको हमने M2 बताया है, वो फिर जाता है P1 को। P1 फिर उसको डिकोड करता है, इंटरप्रेट करता है। इसलिए ये एक साइक्लिक, एक चक्रीय व्यवस्था है, संचार की प्रक्रिया है और ये चलती रहती है। ये काफी गत्यात्मकता भी आप देख रहे हैं, इसमें डायनामिज्म इन्वॉल्व है। जैसे कि हमने अभी बताया, पिछली स्लाइड में भी हमने देखा, ऑस्गुड के मॉडल में दो प्रतिभागी हैं जिन्हें हमने आरेखन में P1 और P2 के तौर पर चिन्हित किया है। P1 किसी सूचना, विचार, अनुभव को साझा करने में उद्यत होता है। इसके लिए वह एक संदेश M1 को एनकोड करता है तथा संप्रेषित करता है। यह संदेश, जिसको हमने M1 नाम दिया है, हमारे दूसरे प्रतिभागी यानी कि P2 तक पहुंचता है और वह उसे डिकोड करता है। प्रतिभागी P2 फिर संदेश की व्याख्या करता है, उसको अर्थ प्रदान करता है एवं फिर P2 अपनी प्रतिपुष्टि या प्रतिसंवेदन या उसकी जो प्रतिक्रिया है वह P1 को पहुंचाने का निर्णय करता है। तो वह इसे एक अपनी प्रतिक्रिया को, अपनी प्रतिसंवेदन को M2 के रूप में एनकोड करता है। P2 के संदेश M2 को प्रतिभागी P1 फिर डिकोड करता है एवं इसकी व्याख्या करता है। यह प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है और फिर प्रतिसंवेदन में P1 फिर उसकी व्याख्या करके उसको अर्थ प्रदान करता है, फिर उसको वो एक नए अपनी प्रतिक्रिया को एक और मैसेज में एनकोड करता है। ये एक चक्रीय व्यवस्था है, ये चलती रहती है और इसमें प्रत्येक प्रतिभागी जो है वो तीन भूमिकाओं में रहते हैं, एनकोडर की, डिकोडर की और इंटरप्रेटर की, यानी कि व्याख्या। यदि हम ऑस्गुड मॉडल में शामिल तत्वों और इस संचार की प्रक्रिया में उनकी भूमिका की चर्चा करें तो सबसे पहले आता है एनकोडर, जिसको हम हिंदी में कोडक कह सकते हैं। एनकोडर की भूमिका में प्रतिभागी तब होती है जब वह किसी सूचना, विचार, भाव आदि को साझा करने में उद्यत होती है तथा इसके लिए उसे एक संदेश बनाना होता है। संदेश को तैयार करने की यह जो प्रक्रिया है वह वास्तव में एनकोडिंग की प्रक्रिया है। और जो एनकोडेड जो
संदेश है उसको हम एक अंतिम संदेश के रूप में देखते हैं। दूसरी भूमिका है व्याख्याता की। यह भूमिका एन्कोडिंग के वक्त भी रहती है, डिकोडिंग के वक्त भी चलती रहती है। एन्कोडिंग के वक्त संचारकर्ता सूचना संदर्भ प्रापक के बारे में अपनी समझ के अनुसार तय करती है कि उसे अशाब्दिक संदेश बनाना है या शाब्दिक संदेश बनाना है, उसको मौखिक संदेश तैयार करना है, बोलकर देना है, या उसको लिखित में उसको तैयार करना है। इसी प्रकार डिकोडिंग के वक्त संचार प्रतिभागी अपनी जानकारी, अनुभव, संदर्भ, परिस्थितियां तथा संप्रेषक के साथ अपने संबंधों और उसके बारे में अपनी राय को लेकर संदेश को स्वयं के अर्थ प्रदान करता है। तो यह व्याख्याता की भूमिका इस तरह से चलती रहती है। हमारे प्रतिभागियों को तीसरी जो अहम भूमिका निभानी होती है वो है डिकोडर के रूप में, जिसको हम हिंदी में कूटानुवादक भी कह सकते हैं। संदेश की डिकोडिंग करना वास्तव में प्रापक या रिसीवर का प्रमुख कार्य है। इसके लिए जरूरी है कि पाठक, श्रोता या दर्शक जो भी हमारे प्रापक हैं उनको एन्कोडिंग की प्रक्रिया के बारे में जानकारी हो कि स्रोत ने किस तरह से एन्कोडिंग की है, किस भाषा में, किस तरह से। तो इसका जानकारी होना बहुत जरूरी है, क्योंकि वह उसी की एन्कोडिंग की प्रक्रिया का ही उल्टा रूप है जो डिकोडिंग है। जबकि हमने अभी बताया कि व्याख्याता की प्रक्रिया हमेशा चलती रहती है, जो एन्कोडिंग है चाहे वो डिकोडिंग की स्टेज है। निष्कर्ष के तौर पर हम कह सकते हैं कि यह ऑस्गुड का यह मॉडल संचार को एक चक्रीय प्रक्रिया के रूप में देखता है, इसलिए यह काफी गत्यात्मक है, यानी कि डायनामिक मॉडल है। यह स्रोत व प्रापक की भूमिकाओं को भिन्न नहीं मानता, बल्कि दोनों को संचार की प्रक्रिया में प्रतिभागी मानता है, भागीदार मानता है तथा समान महत्व देता है। इसलिए यह एक प्रतिभागिता पूर्ण मॉडल है, यानी कि पार्टिसिपेटरी मॉडल है। इसमें प्रतिपुष्टि या फीडबैक की केंद्रीय भूमिका है। हालांकि इसमें चैनल और शोर जैसे तत्व नहीं शामिल किए गए हैं। चैनल या माध्यम नहीं होने से यह जनसंचार जैसे जो माध्यम आधारित संचार हैं उनके ऊपर हम इसको लागू नहीं कर सकते हैं, और शोर का तत्व नहीं होने से हमारा जो कंट्रोल है संचार की प्रक्रिया को, जो अवरोधों को सीमित करना है, उन पर नियंत्रण करना जो है वो संभव नहीं हो पाता है। आमने सामने के संचार में यह बहुत बेहतर तरीके से लागू होता है, और यह संचार मॉडल एक नए परिप्रेक्ष्य में पूरी प्रक्रिया को प्रस्तुत करता है, जो निश्चित तौर पे हमारी समझ बढ़ाती है और हमें आगे शोध कार्य में भी मदद मिलती है। तो ये लेक्चर था हमारा ऑस्गुड के संचार प्रारूप पर। आपने ध्यान से सुना, इसके लिए आपका धन्यवाद।